तो पिछली बार हमने टॉपिक देखा था कि कफ दोष के प्रकार। अब इसके बाद आज देखते हैं कफ दोष जो होते हैं उसकी वृद्धि, क्षय, लक्षण और सामान्य चिकित्सा, और इसके साथ साथ ही कफ दोष समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कफ वृद्धि के लक्षण। ओके, कफ वृद्धि के लक्षण में उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/7 और 8। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक। और वो श्लोक है श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसिक आलस्य गौरवम शक्ति शक्त श्लथांगत्व श्वास कास अति निद्रता। तो इस श्लोक को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है श्लेष्मा यानी कफ का अग्नि सदन। अग्नि सदन का मतलब होता है मंदाग्नि। आपको पता ही है मंदाग्नि ये सभी रोगों का प्रमुख कारण है। लेकिन जो कफ होता है तो कफ होता है शीत होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है। और जब इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो सबसे पहले उसका परिणाम शरीर की अग्नि पर होके अग्नि को मंद कर देता है, अग्नि को कम कर देता है। इसीलिए सबसे पहले लक्षण आया है कि अग्नि सदन होती है यानी मंदाग्नि उत्पन्न होती है। कफ दोष समान आहार के कारण कफ के शीत व गुरु गुण बढ़ने के कारण पित्त दोष के लघु उष्ण तीक्ष्ण गुण कम होकर अपचन यह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो कफज दोष को बढ़ाने वाले आहार होते हैं, जो गुरु होते हैं, स्निग्ध होते हैं, शीत होते हैं, इसका अगर हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उसकी वजह से जो पित्त दोष होता है तो पित्त दोष कम हो जाता है। यानी पित्त दोष के लक्षण के ऊपर से हम ये जान सकते हैं कि पित्त दोष कम हो गया। तो पित्त दोष के लक्षण होते हैं लघु होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। तो ये सभी गुण जब कम हो जाते हैं पित्त के, तब हमें एक मुख्य लक्षण दिखाई देता है कि आहार का पाचन न होना। तो वहाँ पे शरीर में आहार का पाचन नहीं हो पाता, अपचन ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है। उसी को कहते हैं हम अग्निसदन। उसके बाद कहा है प्रसेक। प्रसेक एक लक्षण है जो एक व्याधि में पाया जाता है, छर्दी। छर्दी में लक्षण पाया जाता है। छर्दी के पहले क्या होता है, लालास्त्र होता है। ओके, लालास्त्र होता है यानी पानी आता है मुख में। ओके, तो वो जो पानी आना यानी नॉशिया जो क्रिएट होते हैं बिफोर द वोमिटिंग, छर्दी यानी वोमिटिंग। तो वोमिटिंग के पहले जो माउथ में सलाइवा सिक्रेशंस होता है ज्यादा मात्रा में, उससे कहते हैं प्रसेक। मुख में पानी आना, जी मचलाना, उल्टी होने की संभावना लगना, ऐसा प्रसेकी शब्द का अर्थ होता है। तो ये सभी जो अर्थ यहाँ पे बताए गए कि पानी आना, जी मचलाना, उल्टी होने की संभावना लगना, ये सभी के सभी चीजों को नौशिया के अंदर या प्रसेक के अंतर्गत हम ले सकते हैं। ये लक्षण उत्पन्न होता है। अपचन के कारण कफ का द्रव्य गुण बढ़ने से प्रसेक ये लक्षण उत्पन्न होता है। तो पाचन नहीं हो पाता है। ओके, तो पाचन नहीं हो पाता है तो आमाशय में जो कफ रहता है यानी वहां पे रहता है क्लेदक कफ। तो जब इस कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पे ज्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी होने के कारण जो भी हमने आहार ग्रहण किया है उसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ये जो लिक्विड क्वांटिटी वहाँ पे जमा होती है ये शरीर के बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जगह नहीं है। प्रॉपर मात्रा में क्रिएट होता तो आहार का पाचन करने के साथ साथ वो नीचे चला जाता, लेकिन उसकी जो निर्मित हुई है जो ज्यादा मात्रा में हुई है तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रसेक यह लक्षण उत्पन्न होता है। उसके बाद आया है आलस्य। अब आलस्य तो आपको पता है, लेकिन उसको अगर व्याख्यात्मक रूप से कैसे देखा जाएगा तो वो यहाँ पे देखते हैं कि गुरु आहार, व्यायाम न करना, अति निद्रा इत्यादि कारण कफ के गुरु गुण की वृद्धि होकर वात दोष का लघुत्व कम होता है व उस कारण कुछ भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहेगा। तो क्या होता है, जो भी गुरुता बढ़ाने वाली चीजें होती है, आहारज और विहारज यानी एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा मात्रा में सोना,
ये क्या करते हैं, शरीर में कफ की मात्रा बढ़ा देते हैं, कफ के गुण बढ़ जाएंगे, गुरुता बढ़ जाएगी। तो और शरीर में जो भी कार्यकारण शक्ति होती है, जो मुख्य दोष वात दोष के द्वारा की जाती है, आपको पता है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मतलब तो वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति मेघ। तो वात ही कार्य कारण शक्ति होता है, कार्य करा लेता है दोष धातु और मल। तो यहाँ पे क्या होता है, गुरुता बढ़ने के कारण ये वात जो होता है वो कुपित होता है, अपना कार्य नहीं कर पाता है। और ये कार्य न करने के कारण क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वात के जो गुण होते हैं, वात के गुण यहाँ पे कम हो जाते हैं। वात में लघुता होती है, लघुता के द्वारा वो शरीर में ये कार्य करा लेता है, वो हल्का होता है या तो ये क्रिया कर आता है, ये कार्य नहीं हो पाता क्योंकि शरीर में गुरुता बढ़ चुकी है। गुरुता स्तंभित होती है, वो रोक देती है, वायु को अपना कार्य नहीं कर देती है, और उस वक्त हमें उसके कारण कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, उत्साह रहित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं आलस्य। उसके बाद नेक्स्ट है गौरव। गौरव के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, शरीर में एक प्रकार का जड़त्व, एक हेवीनेस क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, लगभग आलस्य के समान है। लेकिन आलस्य की आगे की टेंडेंसी होती है, ये लक्षण के रूप में अगर देखा जाएगा तो गुरु गुणात्मक आहार, व्यायाम का अभाव आलस्य में देखा था, तो इसमें भी यही होता है। इस कारण कफ वृद्धि होकर शरीर भारी होना। ओके, तो आलस्य और गौरव लगभग समान है, लेकिन गौरव ये आलस्य की आगे की लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उत्साह नहीं था। ओके, मैंने गौरव के बारे में कहा था कि अगर एक आध दिन आपको मोशन नहीं होते हैं, तो मोशन ना होने की वजह से शरीर में मल जो होता है कुपित हो जाता है और कार्य करने की इच्छा नहीं होती, वो होता है गौरव। उस प्रकार का लक्षण शरीर में उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर में वात अपना कार्य नहीं कर पाता है और उसकी वजह से क्रिएट होता है। तो गौरवता हेवीनेस क्रिएट होती है क्योंकि शरीर में गुरुता बढ़ जाती है। उसके बाद शैत्य। शैत्य का अर्थ आपको बताया, शैत्य का मतलब होता है सफेद वर्ण, सफेदता, वाइटनेस, वाइटिशनेस। तो ये जो होते हैं वाइटिशनेस, वो कहाँ आती है, तो त्वक के ऊपर यानी त्वचा के ऊपर, मल में भी हमें दिखती है, मूत्र और पुरुष में, तो वो सफेद हो जाते हैं, वो सफेद हो जाते हैं, और उसी को शैत्य लक्षण कहा है। शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, तो वो हमें मल मूत्र के द्वारा भी दिखाई देगी। त्वक, दैट इज द मिरर ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, तो हमें त्वक के ऊपर वो चीजें दिखाई देगी, श्वेतता दिखाई देगी। तो ये श्वेतता हमें वहां पे दिखाई देती है कफ की वृद्धि के कारण। उसके बाद कहा है श्लथांगत्व। श्लथांगत्व, श्लथांगत्व का मतलब होता है कफ वृद्धि होने के कारण विविध अवयव को तथा त्वचा को शैथिल्य आता है। तो शरीर में जब भी कफ की वृद्धि होती है तो हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के तथा त्वचा में शैथिल्य आता है। शैथिल्य का मतलब होता है फ्लैबिनेस। फ्लैबिनेस का मतलब होता है सहनन न होना, यानी बॉडी का टोन न होना। तो जो टोन क्रिएट होता है, वो टोन क्रिएट होता है बॉडी में। अगर कफ की कंसिस्टेंसी ठीक है और एक प्रकार का बॉडी का वर्कआउट है तो टोन क्रिएट होता है। ये टोन नहीं रहता है जब शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। कफ के साथ आश्रय आश्रय संबंध करने वाले जो भी घटक है उसमें से जो मांस और मेद है, ये कफ के गुरु गुण की वृद्धि होने के कारण इनमें भी वृद्धि हो जाएगी। इनमें वृद्धि होने के बाद वो अपना टोन छोड़ देंगे, फ्लैविनेस क्रिएट हो जाएगी और उसके कारण शरीर में श्लथांगत्व ये लक्षण हमें दिखाई देता है। तो शरीर में क्या होगा, मुख्यतः कफ दोष का आश्रय से संबंध रहता है में, उसकी वृद्धि होकर स्थूलता उत्पन्न होगी। ओके, मोटापा यहाँ पे उत्पन्न होगा
और मोटापे में आपको पता है बॉडी टोन नहीं रहता है। तो शरीर में जिस भी स्थान पे सबसे ज्यादा मेद रहता है, जैसे स्तन प्रदेश है, नितंब प्रदेश है, उदर प्रदेश है, तो ये मेद के मुख्य स्थान होते हैं। मेद धातु जब हम देखेंगे तब भी ये पॉइंट आएगा। तो ये जो स्थान होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा मेद होता है। तो ये जो होता है यहाँ पे मेद की संचिति होकर इन अवयवों में शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसी शैथिल्य को कहा गया है श्लथांगत्व। श्लथांगत्व उसके बाद जो लक्षण कहा गया है वो कहा है श्वास। तो श्वास ये लक्षण भी है, श्वास ही व्याधि भी है। तो कफ वृद्धि के कारण कफ दोष का संचय प्राणवह स्रोतस में होता है। उस कारण सांस लेने में समस्या आने से रुग्ण को श्रम की कार्य करने से चलने में सांस लगती है। इस लक्षण को श्वास कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस श्वास लक्षण में जो प्राणवह स्रोतस होता है, ओके, उस प्राणवह स्रोतस में कफ का संचय हो जाता है। कफ उसमें प्रॉपर मात्रा में रहेगी तो कार्य अच्छे से रहेगा, लेकिन क्योंकि प्राणवह स्रोतस में उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन जब वहां पे कफ की वृद्धि हो जाती है तो उसके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होगी। ओके, और उसका संचय होने के कारण वहां पे जिसका संचरण होता है वात का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और वो ना होने के कारण उस स्रोत से जो कार्य होते हैं, जैसे सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, श्रम के कार्य करने हैं, उस वक्त भी सांस लग, तो क्या होता है इसमें वायु का आवागमन प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसीलिए सांस लेते वक्त दिक्कत आती है। उसके बाद जो श्रम के कार्य करते हैं उस वक्त सांस जो लगती है वो जल्दी लगती है, क्योंकि वहां पे कब जमा है, गुरुता जमा है। इस लक्षण को ही, ये जो होता है उसको ही कहते हैं श्वास। स्थूल्य विकार में भी मेद संचिति के कारण रोगी में श्वास ये लक्षण दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली जो स्थूल्य विकार होता है, ओबेसिटी है, उसमें शरीर में मेद और मांस इसकी वृद्धि हो जाती है, और जो स्थान है प्राणवह स्रोतस उसमें भी कफ का जो मात्रा रहती है वो बढ़ जाती है। वात का जो कार्य होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और इस कारण स्थूल्य जो विकार है उसमें भी हमें श्वास यह लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद श्वास के बाद आता है नेक्स्ट लक्षण, वो होता है कास। जहाँ रहेगा श्वास उसके साथ कास आएगा। These are the brothers, वो साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमें श्वास के साथ साथ कास ये लक्षण भी दिखाई देता है, क्योंकि वो भी रिलेटेड टू द प्राणवह स्रोतस ही है। तो प्राणवह स्रोतस में कफ संचिति के कारण श्वसन को जो समस्याएं आती है वह दूर करने की शरीर की प्रवृत्ति से रोगी को सकफ कास यह लक्षण होता है, कफ क्रिएट हो जाता है। ओके, तो प्राणवह स्रोतस में कफ की संचिति है। कफ की संचिति होने की वजह से श्वसन के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है, श्वसन के लिए समस्या उत्पन्न होती है, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है उसको क्लैरिफाई करना, उसको नलिफाइड करना, और वो क्लैरिफाइड या फिर नलिफाइड करने के लिए उस स्थान पे जो भी जमा कचरा है उसके हिसाब से, यानी वहां पे जमा हुआ अतिरिक्त कफ है उसको साफ करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर उस ट्रैक में कफ जमा है तो वो शरीर में बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कफ होता है उसको एक्सपेक्टोरेंट करना है, बाहर निकालना है, तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेंट ये लक्षण उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं कास। ओके, अब कास के साथ यहाँ पे जो आखिरी का लक्षण इसमें बताया गया है, तो बताया गया है कि अतिनिद्रता। तो कबदोष में तम का आधिक्य होता है। शारंगधर संहिता के अनुसार हमने देखा था कि कबदोष में जो त्रिकोण होते हैं उसके अंतर्गत कफ तम का आधिक्य होता है। तो कफवृद्धि होने से कफदोष के गुरु मंद गुण में निद्रा जनन यह कार्य घटित होता है। ओके, तो कफवृद्धि जब होती है तो कफदोष के गुरु मंद गुण के कारण क्या होता है, निद्रा जनन। ओके, तो निद्रा जनन यह उत्पन्न होता है
जब शरीर में विकृत स्वरूप में कफ दोष रुद्धि व तमगुण रुद्धि होती है, तब रोगी में सतत निद्रा आना यह लक्षण दिखाई देता है। ओके, तो निद्रा जनन ये बाकी जगह पे भी दिखाई देता है, लेकिन जब शरीर में कफ की रुद्धि हो जाती है तो उसमें उसके अंतर्गत का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जब शरीर में कौन से स्वरूप में, विकृत स्वरूप में कफ दोष की वृद्धि होती है। तो विकृत स्वरूप में कफ की वृद्धि होती है, यानी शरीर में उसके साथ साथ तम की भी वृद्धि होती है, और तम की वृद्धि होने के कारण जो रोगी होता है उसको सतत निद्रा यानी अतीत निद्रा यह लक्षण हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये सब हो गए कफ दोष के वृद्धि के लक्षण। अब देखेंगे कफ क्षय के लक्षण। ओके, वृद्धि हो गई, अब क्षय देखते हैं। तो उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/16, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के 11वें अध्याय का 16वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि डैश डैश कफ भ्रम श्लेष्माशयानाम शून्यत्वम रुद्रद्रवः श्लथ संधिता। ओके, ये लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण बताया गया है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है फेंटिंग या गिडीनेस, चक्कर आना। ये लक्षण हमें दिखाई देता है। कफ क्षय के परिणाम से तर्पक कफ का क्षय होता है, वो उस कारण तर्पक कफ का इंद्रिय तर्पण यह कार्य न होने से रुग्ण को भ्रम यह लक्षण उत्पन्न होता है। तो हमने जब कफ के प्रकार देखे थे उसके अंतर्गत हमने देखा था एक तर्पक कफ जो रहता है उसका स्थान बताया गया है शीर प्रदेश। शीर प्रदेश में रहकर भाग्य इंद्रियों की जो ज्ञान प्रदान करने वाले केंद्र होती है, क्योंकि शरीर में ज्ञानेंद्रियों की जो कार्य प्रणाली होती है वो जो हमें आत्मा को ज्ञान मिलता है और उसके ऊपर फिर हमें कार्य करना होता है। यानी जो वर्कआउट होता है सेंसरी नर्व्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड मोटर फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी, तो ये जो उसमें कार्य प्रणाली चलती है उसके केंद्रक जो होते हैं उसके केंद्रक रहते हैं शीर प्रदेश में, जो हम ये सब हम देख चुके हैं तर्पक कफ में। तो उसका जो इंद्रियों को धारण करने का, तर्पण करने का कार्य होता है तर्पक का, ये नहीं हो पाता है। कब नहीं हो पाता है? जब कफ का क्षय हो जाता है। कफ का क्षय हो जाता है तो तर्पक कफ का भी क्षय हो जाता है और उसका जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, सबसे पहले है। इसका मतलब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। तो वो अपना कार्य नहीं कर पाता है और उसके कारण भ्रम यानी गिडीनेस ये लक्षण क्रिएट हो जाता है। कफ क्षय के कारण रुग्ण को होने वाला दुर्बल्य यह भी चक्कर आने का कारण है। तो यहाँ पे कफ शरीर में कम होता है, इसके कारण ये तो तर्पक कफ हमने देखा। बॉडी में थ्रू आउट भी कफ का क्षय होने के कारण एक प्रकार की वीकनेस क्रिएट हो जाती है, दौर्बल्य आ जाता है और उसके कारण भी चक्कर होता है। तो मानसिक एज वेल एज शारीरिक दोनों भी जगह पे, ओके, मेंटल और फिजिकल दोनों जगह पे क्या हो जाता है, कफ क्षय के कारण भ्रम ये लक्षण उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद कहा है श्लेष्मा शयनम शून्यतम। श्लेष्मा शय का मतलब होता है जहाँ पे श्लेष्मा का आश्रय होता है, ऐसे स्थान जहाँ पे श्लेष्मा रहती है। शून्यतम वहाँ पे शून्यता का हमें भास होता है, खालीपन, हल्कापन हमें लगता है। तो कफ दोष क्षय में गुरु गुण क्षय होने से शरीर का हल्कापन, शरीर को हल्का बनाता है, यानी शरीर का वजन कम होता है। तो शरीर को हल्का बनाता है यानी बॉडी का वेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उर स्थान के फेफड़े, मेद धातु, शीर प्रदेश, इन कफ के स्थान में हल्कापन, खालीपन क्रिएट होता है। तो ये जो स्थान है ये कफ के मुख्य स्थान है। उर प्रदेश कफ का मुख्य स्थान कहा गया है। उसके साथ आश्रय श्री धातु के अंतर्गत मेद धातु आता है, मांस धातु ये उसके प्रमुख धातु है। शीर प्रदेश में तर्पक कफ रहता है तो शीर प्रदेश। तो इन कफ के प्रमुख स्थान पर हमें क्या होता है, हल्कापन, खालीपन, ओके, लाइटनेस फील होता है, वो निर्मित होता है, इसीलिए हमें फील होता है। तो फेफड़ों में हल्कापन निर्माण होने से वातचकास
मेद धातु में शून्यत्व निर्माण होने से कार्य, शीर प्रदेश में शून्यत्व निर्माण होने से भ्रम, इंद्रियों की कार्य हानि, यह लक्षण दिख सकते हैं। तो ये होने की वजह से हमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं कि फेफड़ों में जब हल्कापन आता है तो जो कास क्रिएट होता है यहाँ पे क्षय हुआ है, यानी कफ कम हुआ है। यानी कफ कम हुआ है इसका मतलब वात बढ़ा है। तो वात वृद्धि के कारण निर्मित होने वाला जो कास होता है जिसे हम वातज कास कहते हैं, ड्राई कफ। इसके पहले हमने देखा था कास इन वृद्धि, वो तो कफ विथ एक्सपेक्टोरेंट। यहाँ पे कास कफ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहां पे कफ एक्सपेक्टोरेंट नहीं होता। यहाँ पे ये जो रहता है वो वात का रहता है, इसीलिए वो ड्राई रहता है। वेट कफ, ड्राई कफ आपने सुना होगा। वृद्धि में वेट कफ और क्षय में ड्राई कफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ड्राई कफ होता है। उसके बाद मेद धातु में क्या होता है, शून्य तो निर्माण होने से होता है और कार्श्यता होती है। तो क्या होता है, मेद धातु का शून्य देने शरीर में मेद धातु का क्षय हो जाता है, कम हो जाता है, और वो होने की वजह से सूखापन आ जाता है, कार्श्यत्व आ जाता है। शीर प्रदेश में शून्य तो निर्माण होने से भ्रम होता है। ओके, तो इंद्रियों की हानि होती है, तो शीर प्रदेश में तरप कब रहता है, वो कम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा भ्रम निर्माण हो जाता है, इंद्रिय अपने कार्य प्रॉपर वे से नहीं कर पाती है, तो इंद्रियों की कार्यों की हानि होती है। तो यह लक्षण हमें श्लेष्माशय शून्यत्व इसके कारण दिख सकते हैं। श्लेष्माशय में जो भी जहाँ पे भी कफ आश्रय रहता है, जहाँ जहाँ उसके शहर उसका स्थान है, वो कम होने की वजह से वहाँ के जो भी कार्य है वो प्रॉपर वैसे नहीं हो पाते। उसके बाद का लक्षण है ऋतुद्रव। ऋतुद्रव मतलब शब्दशः अर्थ लेने की कोशिश करेंगे तो हृदय में द्रव्यता उत्पन्न होना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब होता है सीने में जोरों से धड़कना। ओके, जो सांस होती है फूल जाती है, पाल्पिटेशन क्रिएट हो जाता है, ये लक्षण यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो ऊर स्थान के में कौन सा कफ रहता है, तो ऊर स्थान में रहता है अवलंबक कफ। तो ऊर स्थान के अवलंबक कफ का क्षय होने से यह लक्षण निर्माण होता है, रुद्रद्रव। उसके बाद है श्लथ संधिता। श्लथ संधिता यानी यहाँ पे श्लथांगत्व वृद्धि में आया था, श्लथ संधिता क्षय में आया, याद रखना। तो श्लथ संधिता में क्या होता है, कफ क्षय से संधि अतीव दुर्बल हो जाती है। तो श्लथांगत्व और श्लथ संधिता में फर्क है। श्लथांगत्व जो हमने वृद्धि में पढ़ा था, उसमें बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ने के कारण उससे आश्रय आश्रय संबंध में जो धातु होते हैं में उसकी वृद्धि होती है, और उसकी वजह से बॉडी में फ्लैबीनेस आने की वजह से शरीर का सहनन कम हो जाता है। जबकि श्लथ संधिता में क्या होता है, श्लथ संधिता में शरीर के अंतर्गत का कफ कम हो जाता है, और ये कफ कम होने के कारण क्या होता है, शरीर में दौर्बल्य आ जाता है। अब यहाँ पे संधिता लगा है, मतलब ये मुख्यतः लक्षण हमें संधियों में दिखाई देगा। संधियां गल गए ऐसा जो लगता है, और कार्य करने की जो इच्छा नहीं होती है, वो इसलिए होता है संधियों के स्थान पे रहने वाला कफ यानी श्लेष्मक, वो यहाँ पे कम होगा, और उसके कारण संधियों के कार्यों की हानि होगी, वहां पे दौर्बल्य उत्पन्न होगा। ये लक्षण हमें दिखाई देता है। तो ये हो गए कफ क्षय के लक्षण। ओके, अब इसके नेक्स्ट का पॉइंट देखते हैं हम, कफ दोष की सामान्य चिकित्सा। तो कफ दोष की सामान्य चिकित्सा क्या है, तो दोनों को देखेंगे, पहले देखेंगे वृद्धि, उसके बाद देखेंगे क्षय। तो कफ दोष की सामान्य चिकित्सा जो पॉइंट है वो आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन ये समझोगे तो नेक्स्ट जो है पैथोलॉजी देन ट्रीटमेंट की समझने का आपको आसानी होगी। तो ये पुशअप है उसके लिए। तो इसमें क्या होता है, कफ दोष की सामान्य चिकित्सा में कफ, सबसे पहले वृद्धि देखते हैं। कफ वृद्धि में योग्य आहार, अगर कफ बढ़ गया तो हमें क्या आहार करना चाहिए, तो कफ के विरुद्ध आहार करेंगे, जैसे लघु और वृक्ष गुण का आहार लेंगे। लघु वृक्ष गुण का आहार लेंगे तो क्या होगा, उसके वजह से शरीर के गुरुता जो होती है और शीतता होती है वो कम होगी, और उसके वजह से हमें
हमारा वात जो होता है वो रेगुलेट हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, उसकी वृद्धि कम हो जाएगी। उसके बाद कटु तिक्त कषाय लवण रसात्मक आहार का है। तो आपको पता है कटु तिक्त कषाय ये रस जो होते हैं ये कफ को कम करने वाले। अब यहाँ पे लवण है, लवण क्यों आया है? लवण इसलिए आया है क्योंकि नमक जो होता है, नमक की मात्रा आहार में कम चाहिए, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। उसी के प्रकार उसकी वजह से खाने की इच्छा क्रिएट होती है। इस वजह से कटु तिक्त कषाय के साथ साथ लवण रसात्मक अगर आहार रहेगा, खाने की इच्छा होगी, दीपन होगा वहां पे, तो उसके वजह से क्या होगा, शरीर में दीपन की आवश्यकता होती है। जब कफ बढ़ जाता है तो दीपन होना आवश्यक होता है, इसीलिए लवण लिया गया है। और बाकी कफ को कम करने वाले रसात्मक हमने आहार लिया तो उसके वजह से कफ कम हो जाएगा। उसके बाद मात्रा जो होती है आहार की वो कम होनी चाहिए, अल्प मात्रा में आहार होना चाहिए। क्यों अल्प मात्रा में आहार होना चाहिए? क्योंकि अगर हम जो कफ की वृद्धि हुई है उससे पहले उसकी अग्नि कम हुई है, अग्नि सदन हो चुका है, और अगर हमने उसमें ज्यादा मात्रा में आहार लिएगा तो उसका पाचन नहीं होगा, उल्टा शरीर में आम की उत्पत्ति होगी। तो हमें आम की उत्पत्ति नहीं करनी है, हमें उसे ठीक करना है। तो मात्रा जो होती है आहार की उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी को भूख लगती है, अल्प मात्रा रहेगी आहार की। उसके बाद आता है अल्प मात्रा में तेल घी का आहार में समावेश। ओके, तो तेल जो होता है वो स्नेहन का कार्य करता है। घी को जो होती है उसके बारे में आपको बताया था मैंने कि वो दीपन करती है। कम मात्रा में अगर घी लेते हो तो दीपन करती है। अब यहाँ पे जो घी लिया गया है उपलक्षित है गाय का घी। अगर भैंस का घी लोगे तो गुणगुणात्मक होगा, तो उल्टा क्या करेगा, शरीर में कफ वृद्धि कर देगा। तो घी लेना चाहिए, गाय का लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। ये अल्प मात्रा में अगर ये आहार में समावेश रहेगा तो उसकी वजह से भी कफ की वृद्धि कम हो जाएगी। उसके बाद कुछ खाने की चीजें बताइए, जैसे काली मिर्च, लहसुन हो गया, हींग हो गया, इन द्रव्यों का आहार में समावेश होना चाहिए। तो जितनी भी चीजें बताई गई है, काली मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, हींग हो गई, ये दीपन और पाचन का कार्य करती है। तो दीपन और पाचन ये चीजें जो होती है वो आप नेक्स्ट ईयर में डीपली पढ़ोगे। यहाँ पे इतना ही समझ लो, दीपन का अर्थ होता है जो शरीर में खाना खाने की इच्छा क्रिएट करते हैं, और पाचन का मतलब होता है जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, ये इसका मतलब होता है। तो ये जो मैंने बताया अभी, ये सभी दीपन और पाचन द्रव्य है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कफ क्षय हो जाएगा, और शरीर में जो आहार होगा उसका पाचन प्रॉपर वे से होगा। उसके बाद भुने हुए पदार्थ का आहार में समावेश रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि फल का, तो इसको पचाने के लिए उतनी ताकत नहीं लगती है, और भुना हुआ रहता है, इसका मतलब इसमें शीतता, स्निग्धत्व जो होता है उसकी मात्रा कम होती है। तो इस प्रकार के आहार अगर खाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, तो क्षय हो जाएगा। ये तो आहार था। अब विहार, विहार में हम बहुत कम देखेंगे। जैसे वृद्धि हुई है उसमें सबसे ज्यादा वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। अगर प्रॉपर मात्रा में व्यायाम करते हैं तो शरीर का जो गुरुत्व होता है वो गुरुत्व कम होगा। उसके बाद अल्प मात्रा में निद्रा लेना, निद्रा हमें लेनी है, और निद्रा का प्रमाण वृद्धि में हमने देखा था बढ़ जाता है। तो निद्रा हमें हम कम लेंगे तो अपने आप वृद्धि जो होती है कफ की वो कम हो जाएगी। ओके, अब कफ वृद्धि में चिकित्सा का स्वरूप, तो ये जो पार्ट था इसके पहले मैंने आहार विहार बताया, ये निदान परिवर्जन था। जो निदान थे उसको हमने कम किया, ओके, और उसके विरुद्ध गुणों का आहार सेवन किया। अब चिकित्सा के दृष्टिकोण से जो शोधन होता है उसका लाइटली पार्ट हम देखते हैं। तो कफ वृद्धि में वमन किया जाता है। तो याद रखना, कफ का शोधन जो होता है वो मन से होता है, और पित्त का शोधन हमने पित्त में देखा था कि पित्त का शोधन जो होता है वो विरेचन से होता है। तो यहाँ पे हम वमन करवाएंगे, उसके बाद लंघन करवाएंगे। लंघन करने की वजह से शरीर के में धातु का क्षय होगा, ओके, मांस धातु का क्षय होगा, वो भी चिकित्सा एक प्रकार है। उसके बाद शहद तथा गर्म पानी अनुपान के रूप में लेंगे। ओके, तो अनुपान यानी दैट इज
इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो शहद और गर्म पानी क्या होता है, ये शरीर का कर्षण करता है। ओके, तो ये लेंगे तो कफ जो जमा होता है वो खींच के निकाला जाएगा। तो और ये पाचन में भी सहायता करते हैं, पचने में भी इजी होते। तो शहद और गर्म पानी का अनुपान के रूप में प्रयोग करेंगे। कुछ मेडिसिन देखते हैं, जैसे त्रिकटु है, त्रिफला है, गुड़चिकल्प है। इसका सामान्यतः उपयोग कफ वृद्धि की चिकित्सा में किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कफ वृद्धि हो गई, उसके बाद देखते हैं क्षय। कफ क्षय की चिकित्सा। कफ क्षय में हम देखेंगे तो कफ क्षय में मुख्यतः मधुर अम्ल लवण रसात्मक आहार व औषधियों का प्रयोग करेंगे। तो कफ को बढ़ाने वाली जो रस होते हैं वो मधुर अम्ल लवण है, और उसी को बढ़ाने वाली औषधि है उसी रस की, तो उसका हमने सेवन करना चाहिए। उसके बाद गुरु व स्निग्ध गुणात्मक आहार सेवन करना चाहिए, जो कफ को बढ़ाता है उस आहार को सेवन करना चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत किस तरह समझ लो, ये सेंटेंस यहाँ पे आया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रंथकारों के अनुसार ही कि प्राधान्यतः से वृद्ध दोषों की चिकित्सा की जाती है। कफ क्षय होने पर अन्य जिन दोषों की वृद्धि होती है उन वृद्ध दोषों की ही चिकित्सा की जाती है। तो प्राधान्यतः से जब भी हम चिकित्सा करते हैं, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमें वो उसके शरीर में जो बड़ा है उसके बारे में ही लक्षण बताता है। तो हमें सबसे पहले उसके जो वृद्ध गुण हुए हैं उसको अगर हमें कम करना है, तो क्षय के बारे में ज्यादा बताया गया नहीं है। यहाँ पे वृद्धि जो होती है, वृद्धि को अगर आप कम करोगे तो अपने आप जिसका क्षय हुआ है वो उसके नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। आप कब के लिए समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राधान्यतः से कफ वृद्धि में क्या होता है, कफ वृद्धि में कफ क्षय में क्या होता है, कफ क्षय में बढ़ता है दोष वात। जब कफ का क्षय होता है तो वात बढ़ जाता है, और पेशेंट हमारे पास आता है वात की वृद्ध लक्षण लेके आता है। तो अगर हमने वात वृद्धि की चिकित्सा की, तो वात वृद्धि की चिकित्सा करने के बाद अपने आप कफ जो होता है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो वो उस प्रकार के लक्षण लेके ही आता है, और हमें वो लक्षण जो होते हैं उसके हमने वृद्ध लक्षण अगर कम कर दिए तो आपके कफ के नॉर्मल लेवल अपने आप आ जाए। तो कभी भी आपके पास वृद्ध दोषों ही पेशेंट लेके आता तो याद रखना, आपने वृद्ध दोषों की चिकित्सा की गई तो क्षय अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए क्षय का ज्यादा मात्रा में वर्णन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद हम कुछ ऐसे कफ के व्याधियां देखते हैं जो मैक्सिमम देखी जाती है नॉर्मल प्रैक्टिसेस में। तो कफ की आपको नानात्मक व्याधियां पता है, कफ की नानात्मक व्याधियां बहुत कम है, वो मात्र 20 बताई गई है। तो वैद्यकीय व्यवसाय में जो कफ विकृति या हमें दिखाई देती है सामान्यतः क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो देखते हैं, कुछ देखते हैं, उससे आपको आगे का समझ में आ जाएगा। तो एक बताया है भोजनोत्तर उदर गौरव, मतलब खाना खाने के बाद में जो पेट होता है उसका फूलना, हेवीनेस इन स्टमक आफ्टर मील। तो शरीर में जो आमाशय है वहाँ पे आपको पता है क्लेदक कफ होता है, क्लेदक कफ की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो उसके वजह से लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्लेदक कफ को कम करना है। उसके बाद सेकंड है सकास, सकफ कास। ओके, कफ विथ एक्सपेक्टोरेंट वृद्धि में हमने देख चुके हैं। तो सकफ कास होता है, तो इसमें कफ होता है जो बाहर निकलने की कोशिश करता है। कास का दूसरा प्रकार होता है वातज कास। ओके, यानी उसमें कफ नहीं होता है लेकिन ड्राई कफ होता है, तो वहां पे खांसी होती है ड्राईनेस वाली। उसके बाद थर्ड है स्थूल्य, स्थूल्य यानी ओबेसिटी, मोटापा। तो वो आश्रय संबंध है मेद के साथ, तो हमें वो दिखाई देगा कफ वृद्धि में। उसके बाद प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है मूत्र विकार। प्रमेय का मतलब मूत्र विकार होता है, डायबिटीज मत कहना। तो मूत्र विकार जो होते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है
क्योंकि शरीर में जो कफ है उसका आश्रय संबंध तो मल के साथ भी है, तो मूत्र के साथ भी है, तो शरीर में क्या हो जाएगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी अगर शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसमें से मुख्यतः जो जनरली हम देखते हैं वो देखते हैं ओजोमेह। ओजोमेह का मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, जो प्रमूत्र विकार होते हैं, प्रमेह होते हैं, प्रमेह के कहे गए हैं 20 प्रकार, उसमें से कफज होते हैं 10, पित्तज होते हैं 6 और वातज होते हैं 4। उस वातज में का एक प्रकार होता है ओजो में है, वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। तो उसमें भी आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन उसका होता है, तो ये कफ वृद्धि के कारण ही होता है। ओके, लेकिन वो वातज होता है, उसके लिए उसको ठीक करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट ईयर में आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद आता है अपचन, इंडाइजेशन। पहले कफ बढ़ेगा तो इंडाइजेशन लक्षण हमें दिखाई देगा। उसके बाद 6 बताया गया है शोथ। शोथ का मतलब होता है इडिमा। शरीर में से जो भी कफ जो शरीर के बाहर निकल जाना आवश्यक होता है, जब वो निकल नहीं जाता है और विकृत रूप में शरीर में वो अपना स्थान संचय करता है, स्थान संचय वो षटक्रिया काल में इसके बाद के टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे। तो वो शरीर में स्थान संचय करता है और शरीर में मल रूपी कफ जमा रहता है, जिसको हम कहते हैं इडिमा। उसके बाद अति निद्रता, तो अपने कफ वृद्धि के लक्षण में देख चुके हैं, ज्यादा मात्रा में स्लीप, एक्सेस ऑफ स्लीप हो जाती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल इट इज द पार्ट ऑफ कफ, इट इज द पार्ट ऑफ मेद धातु। मेद धातु को ही हम कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। तो उसकी बॉडी में लेवल जो होती है वो लेवल इंक्रीज हो जाएगी। कब बढ़ेगा तो मेद बढ़ेगा और ये कोलेस्ट्रॉल पे शरीर में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ विकार थे, कुछ विकृतियां थी जो कफ वृद्धि वो इसके अनुरूप, तो इस मुख्यतः वृद्धि की बताया, क्षय का नहीं बताया गया, वृद्धि की बताया गया है। तो इसमें कफ वृद्धि के कारण ये विकृति या विकार उत्पन्न होते हैं और उसकी चिकित्सा का ही सामान्यतः विचार था। ओके, तो इस प्रकार से कफ दोष और उसके साथ साथ त्रिदोष जो है वो अपने हो चुके हैं। हमने तीनों दोष जो है हम देख चुके थे। उसके बाद मैंने प्रीवियस लेक्चर का जो ऑडियो सेंड किया था, तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखना ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो बता सकूं। तो मेरी होप है कि आपने कर ली होगी। ओके, नोट्स प्रिपेयर, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो देख लीजिए। तो व्युत्पत्ति का श्लोक सबसे पहला शुश्रूषूत्र स्थान 21/5, शुश्रूषूत्र स्थान 21वें अध्याय का 5वां श्लोक श्लिष्णालिंगन है। उसके बाद उसकी निरुक्ति का श्लोक शब्दकल्प द्रुम का था केन फलती इति कफ। उसके बाद पांचभौतिक संगठन का था अष्टांग संग्रह सूत्र 20/1 अम्ब पृथ्वीभ्याम श्लेष्म। उसके बाद कफ दोष के सामान्य स्थान का श्लोक जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/3 वो आया था उरकंठ शिरो क्लूम परवन्यामाशय और समेदो घ्राण जीवाच कपस्य सूत्र अंबुर। उसके बाद एक आया था चक्रपाणी टीका जो श्लोक आया था चरक सूत्र स्थान 20/8 के ऊर्ध्व स्थान में आमाशय में कफ रहता है, ऊर्ध्व स्थान में रहता है पित्त, श्लेष्म स्थानेषु आमाशय, आमाशय ऊर्ध्व भाग वो। उसके उपरांत है कफदोष के गुण। कफदोष के गुणों के श्लोक हमने तीनों संहिताओं में से देखे थे। चरक सूत्र स्थान 1/61, सुश्रुत सूत्र स्थान 21/15, अष्टांग और हृदय सूत्र स्थान 1/11। तो तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन उसमें जिस भी संहिता का करो, बाकी की संहिताओं के अंदर उन्होंने अलग क्या पॉइंट बताए जो उसके पहले भी मैंने आपको बताया, उसके अनुसार वो पॉइंट आप निकल लेना ताकि आपको तीनों संहिताओं के पॉइंट आपके उत्तर में आए या फिर प्रैक्टिस में भी आपको काम आए। उसके बाद कफ दोष के सामान्य कार्य, इसके श्लोक जो हमने देखे थे वो भी देखे थे तीनों संहिताओं के अंतर्गत। तो चरक संहिता का तो उतना खास नहीं है, लेकिन सुश्रुत सूत्र स्थान 15/6 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/3 इन दोनों में से एक करना। लेकिन जो भी करते हो उसके दूसरे भाग संहिताओं का जो श्लोक है उसके पॉइंट आप
वहाँ पे पढ़ लेना, वो भी आंसर में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने उसके प्रकार देखे थे। तो प्रकार के अंतर्गत हर प्रकार का जो श्लोक बताया था, जैसे अवलंबक कफ में बताया था सुश्रुतोत्थान 21/14। उसके बाद क्लेदक कफ में कहा था अष्टांग हृदय सुदूरस्थान 12/16 एंड 17। उसके पश्चात बोधक कफ में अष्टांग हृदय सुदूरस्थान 12/17। श्लेषक कफ में अष्टांग हृदय सुदूरस्थान 12/17, दोनों एक ही इसमें आते हैं। उसके बाद तर्फक कफ का अष्टांग हृदय सुदूरस्थान 12/17 एंड 18। ओके, इसकी जो भी रेफरेंसेस है जो हमने पढ़े थे गुंत, वो तो क्लास में हुए थे, और बाकी के जो है उसके श्लोक और उसका मीनिंग मैंने आपको भेज दिया है। उसके बाद आते आज के श्लोक। आज हमने 2 ही श्लोक पढ़े, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/7 एंड 8 जो कफ वृद्धि का था, और उसके बाद अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11/16 जो कफ क्षय का था। ये दोनों भी श्लोक और उसके मीनिंग मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, तो ये श्लोक जो है ये इस स्थान के इम्पोर्टेंट श्लोक है। अलग कॉपी में, श्लोक की कॉपी में निकाल के आप इसको ये याद कर लेना। रह गई बातें